मेरा लास्ट ईयर 23 में सीसेट क्लियर नहीं हो पाया था, जबकि मैं एमएससी हूँ मैथ और मैंने एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस सारे क्लियर कर रखे। तो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि भाई ये क्या हो गया। जब आप लगातार बैक टू बैक एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होते हैं, एक एग्जाम क्वालिफाई कर दूसरा भी किया तीसरा भी किया, तो सर उस वक्त कैसा लगता है? मज़ा तो आता होगा उस वक्त। मेरा एग्ज़ाम सिलेक्शन हो गया, मैंने अपनी मम्मी को ही फ़ोन किया था, तो मम्मी सुनते ही अच्छा हो गया और फिर वो रोने लग गई और पापा इज़ लाइक कि हो गया चलो छोड़ो, मतलब मेरे से बात छोड़ के जाओ। फिर पापा चले गए कहीं बाहर और जाके फिर चारों तरफ मिठाइयाँ और ये सब पापा ये सब करने लगे। मम्मी बेचारी बहुत इमोशनल हो गई। आपने सीजीएल क्वालिफाई किया, आपने यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया, आपने बैंक पीओ क्वालिफाई किया, मतलब कई सारे एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं। तो सर यूपीएससी एग्जाम के लिए आप क्यों इतना मोटिवेटेड थे? इंटरव्यू के लिए तो मैं बहुत घबराया हुआ था। देखा अच्छा। हाँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि इंटरव्यू में मेरे माइंड में ऐसा है कि 30 मिनट में कोई कैसे जज कर सकता है, और मुझे बस ऐसा लगता है कि 30 मिनट में जज कर रहे हैं तो गलत जज कर लिया तो क्या होगा। तो सर आपको क्या लगता है कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी, बेसिक मिस्टेक, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स रुक जा रहा था बार बार? मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि जो मैं PYQ थे उनको अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहा था। सर आपने पहला प्रयास दिया यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरा दिया नहीं हुआ, तीसरा दिया नहीं हुआ, चौथा दिया नहीं हुआ, पाँचवा दिया नहीं हुआ, बट जब आपका छठवें प्रयास में प्रीलिम्स हुआ तो आपका मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ और आपने 205 रैंक स्कोर कर लिया। तो सर मेंस के लिए क्या रणनीति थी आपकी? आप मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे? आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, लगातार लिखना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ पढ़ते थे, उन्हें बहुत नॉलेज थी, बहुत पढ़ रहे थे, उन्हें सब पता था, लेकिन वहाँ पे लिख नहीं पाए जाके। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। एक बार अपने इनसे बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है शुरुआत से एक फ्लो में। आपके ऊपर सर वो दशरथ माझी वाली लाइन भी शूट करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात है। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बेहद खास, क्योंकि जो आज की इस वीडियो में हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम भी इस बार क्वालिफाई किया है 205 रैंक के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे ही बातचीत करेंगे, हम उनकी ओवरऑल जो जर्नी रही उसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और कैसे किया, और उन्होंने अंत में यूपीएससी एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, उनकी जो स्ट्रेटजी रही तैयारी करने की उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो जर्नी रही है उसके बारे में ज़्यादातर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सत्यम चतुर्वेदी सर, जिन्होंने इस बार ऑल ओवर इंडिया 205 रैंक स्कोर किया है। और आज के इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। माय प्लेजर सर। सर हम चाहेंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हम सबको बताएं कि आपने पढ़ाई लिखाई किस तरीके से की, क्या आपकी बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है? मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। जी। तो जब मेरा 12th हुआ था उसके बाद मैं चाहता था कि ड्यू में एडमिशन हो। जी। तो ड्यू में एडमिशन हो गया था, लेकिन मेरे पापा का मन था कि नहीं मैं मथुरा में ही रहूँ। तो फिर मैंने मथुरा से ही ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MSc मैथ किया है मथुरा से ही, BSA कॉलेज से। उसके बाद जब मैं MSc कर रहा था उसी टाइम सेकंड ईयर में मेरी IBPS PO के थ्रू बैंक में जॉब लग गई थी, तो मैं PO था और मैंने करीब 1 साल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग थी मेरी, तो मैंने वहाँ काम किया है। जी। इसके बाद इसी बीच मैंने जब PO का एग्ज़ाम दे रहा था तभी मैंने SSC के एग्ज़ाम दिए थे दोनों। एक पहला दिया था, एक IMD का जो मौसम विभाग का वो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी मेरा हो गया था, और CGL दिया था वो भी मेरा हो गया था। तो लेकिन इन लोगों की पोस्टिंग जो है वो बाद में आई एक एक करके। तो पहले पोस्टिंग आई IMD की, तो मैंने वहाँ फिर दिल्ली आने का मौका मिल गया मुझे। तो ऑब्वियसली मुझे UPSC की तैयारी करनी थी, तो मेरा मन था कि मैं कैसे भी दिल्ली पहुँचूँ। तो मैं दिल्ली आ गया उस जॉब के थ्रू। फिर मैंने 1 साल वहाँ काम किया और फिर SSC CGL के थ्रू मेरा ये ASO में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें अभी मैं हूँ। उसी के साथ तैयारी करते करते मैंने UPSC की भी तैयारी की, साथ में PCS की भी तैयारी कर रहा था। 21 में मेरा PCS में हो गया और मैं नोएडा अथॉरिटी में फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर पोस्टेड हुआ हूँ। मैं करीब 6 महीने रहा हुआ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, टेक्निकल रिजिग्नेशन था मेरा, और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट ईयर ये एग्ज़ाम दिया और इस बार लास्ट अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी भी हो गया। यस। सर हम देखते हैं जनरली इतना कंपटीशन है कि किसी का एक एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, और आपने बैक टू बैक 5-6 एग्जाम क्वालिफाई किए, आपने कितने एग्जाम ज्वाइन तक नहीं किए।
मतलब कितने जो एग्जाम होते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करते थे? क्या आपका डेली रूटीन रहता है? क्या आपकी पढ़ाई करने का तरीका रहता है? ऐसा कुछ स्पेशल तो देखो भाई है नहीं, जी। लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी थी। मुझे पता था कि मेरा कोई एग्ज़ाम अगर आ रहा है 2-4 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है मेरा, तो मुझे उससे रिलेटेड ही पढ़ना है और फ़ोकस रह के पढ़ना है। तो जैसे जैसे बैंक की तैयारी और सीजीएल की तैयारी एक साथ में कर रहा था। तो मुझे पता था कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है बैंक का, तो उस टाइम मैं बैंक के क्वेश्चन्स करता था। जैसे रीज़निंग हो गई, उसकी मैथ थोड़ी-सी मतलब फ़ास्ट करने होते हैं क्वेश्चन्स वहाँ पे। इंग्लिश थोड़ी-सी हायर लेवल की आती है। तो वो उस तरह के मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता था। फिर मुझे पता पड़ा मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो मैं सीजीएल के हिसाब से उस हिसाब से फिर उसके मॉक टेस्ट। तो जो एग्ज़ाम जिस प्रकार का होता है, उस प्रकार से आपको डलने की ज़रूरत है। आपको अपना एक रिजिड व्यू नहीं रखना, और अगर आप एग्ज़ाम को समझ पा रहे हो, उसके पीवाईक्यू देख के और लोगों से बात करके, टॉपर्स के वीडियोज़ देख के, तो आप समझ जाओगे कि क्या पढ़ना है, और उससे फिर आपको पता पड़ेगा कि क्या पढ़ना है। और यही मुझे लगता है, और मतलब एक एक तरह की कंसिस्टेंसी थी। कोई एग्ज़ाम आता था, कंसिस्टेंसी थी कि नहीं अब इस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये हो गया। और कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि कुछ भी चीज़ फाइनल है ना? और साथ ही साथ ये भी नहीं सोचा कि जीवन-मरण का बात है, कि भाई नहीं ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। सारे मतलब घूमना-फिरना भी है, ठीक है? कोई फैमिली फंक्शन है वो उसको भी अटेंड करना है। आप फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है, ठीक है? जॉब भी कर रहे हैं साथ में, और जब एग्ज़ाम आया उस टाइम पढ़ना भी है। तो आपको बैलेंस करके चलना है लाइफ़ में, तो मुझे लगता है कि सब कुछ हो जाता है। जी। सर आपकी बातों से कितने लोगों को लगेगा कि मज़े-मज़े में आपने यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल लिया। बट सर ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, नहीं। सर अपने आप में सभी एग्ज़ाम जो हैं प्रतिष्ठित होते हैं, सबका अपना-अपना लेवल होता है। बट सर जब बात यूपीएससी एग्ज़ाम की आती है तो उसके लिए लोग अलग सम्मान देखते हैं। लोग देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम तो काफ़ी टफ है। तो सर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कब सोचा? और क्या किस मोमेंट पे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, अब मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम आगे देना है? मेरा बचपन से ही यूपीएससी में जाने का सपना था। मैं छोटे में पापा ऐसे ही बात करता था, तो पापा या मम्मी यही बोलते थे कि अरे तुम जैसे बोलते हैं ना बोलचाल में कि अरे तुम कहीं के कलेक्टर हो क्या? जी। या तुम क्या कर लोगे? और जैसे उनको कुछ बोला जाए कि ये समस्या क्यों नहीं सॉल्व हो रही, तो बोल रहे हैं कि कौन कर सकता है सॉल्व, मैं कोई पूछूँ उनको? तो वो यही बात बताते थे कि यहाँ का जो डीएम है, यहाँ का है जो आईपीएस है, यहाँ का जो कोई अधिकारी है जो जिले स्तर का है, वही सॉल्व कर पाएगा। जी। तो मुझे वही था कि मैं उस पोजीशन पे पहुँच पाऊँ कि किसी एक बंदे की कम से कम जीवन में मदद कर पाऊँ। तो वो मेरा हमेशा से मोटिवेशन रहा। लेकिन क्योंकि मेरा मन था स्टार्टिंग में जब मैं एमएससी कर रहा था कि पहले कोई एक छोटी-मोटी कोई जॉब पकड़ी जाए। जी। तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी की। उसके उस टाइम ही जब मैं एमएससी कर रहा था, तो लकीली मेरा हो भी गया। और जब आपकी फर्स्ट जॉब लगती है तब आपको फिर मज़ा आने लगता है कि भाई ये तो पैसे आने लगते हैं, तो आप एन्जॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है 1-2 साल मेरे वो गए कि मज़े-मज़े में, घूमने-फिरने में। उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली वापस आया, तब मैंने सोचा कि नहीं अब मैं दोबारा तैयारी अच्छे से करूँगा, और मैंने जॉब के साथ-साथ ही फिर प्रिपरेशन किया, और ये हमेशा से था कि करना है। और जैसे मुझे लगता है मेरे 6 अटेम्प्ट में से 3 ही अटेम्प्ट होंगे जो बहुत सीरियसली। सीरियस होंगे। उसके पहले तो जैसे मेरा लास्ट ईयर 23 में सीसेट क्लियर नहीं हो पाया था, जी। जबकि मैं एमएससी हूँ मैथ, और मैंने एसएससी, सीजीएल और आईबीपीएस सारे क्लियर कर रखे हैं। जी। तो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि भाई ये क्या हो गया? सीजीएल का मैथ का लेवल तो बहुत अच्छा होता है। उसका होता है अच्छा, और आप सोचिए तब भी मैं सीसेट नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियसली मेरे 2-4 नंबर ही कम थे, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था, तो वो लास्ट ईयर बड़ा तगड़ा झटका लगा था क्योंकि मेरा जीएस क्लियर हो गया था। तो वो एक था इशू, उससे फिर मैं उठ के कि चलो ठीक है, दिन नहीं था मेरा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है सोच के फिर से प्रिपरेशन की। ऐसे ही 22 में मेरा जीएस रह गया था 2 नंबर से। सीसेट हमेशा ही क्लियर हुआ है, लास्ट ईयर सीसेट नहीं क्लियर हुआ। इस बार मेरे सीसेट में 135 मार्क्स आए हैं। डबल मार्क्स आए हैं जो पिछली जी। बार थे, तो डिपेंड करता है। सर जब आप लगातार बैक टू बैक एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होते हैं, एक एग्जाम क्वालिफाई किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया, तो सर उस वक़्त कैसा लगता है? मज़ा तो आता होगा उस वक़्त? देखो ये वो होता है जैसे एक कहावत है ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अ, मुझे लगता है किसी का अगर एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ना, जी। तो एक कॉन्फिडेंस आता है उसके मन में, सही बात है। ठीक है? तो उसके बाद फिर वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो उसको बस एक पुश चाहिए, वो नहीं होता एक पहली सीढ़ी चढ़ने वाली बात है। जी। तो वही वाली बात है, एक एग्ज़ाम क्लियर हो उसके बाद मोटिवेशन आता है मन में कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और कुछ लोग उस मोटिवेशन को कहीं और ले जाते हैं कि नहीं चलो हो गया बाद में कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो उसको कंसिस्टेंटली उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं, मैं मुझे इतना पता है, अब मुझे इस नॉलेज का उपयोग किसी और एग्जाम में करना है,
प्लस जो उसमें पढ़ना है वो भी यूज़ करना है, और जो पहले की नॉलेज है, तो आप ये बेस एक बेस, क्योंकि पढ़ाई का भी बेस नहीं जाते हैं। आपको हमेशा जो चीज़ें होती हैं 5 साल 10 साल पहले की चीज़ें आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। ऐसा कई बार हुआ यूपीएससी में, जो प्रीलिम्स में कोई सवाल है, तो मुझे एक ऑप्शन ऐसा दिख गया कि भाई ये तो मैंने 10 साल पहले कहीं कुछ सुना था। तो आप कहीं सुनते हो, कुछ बोलते हो, किसी से बात करते हो, तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कभी न कभी फ्रूटफुल होता है। अच्छी। सर आप लगातार सर एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रहे थे बैक टू बैक। सर यूपीएससी एग्ज़ाम में हालाँकि आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम छोड़ देता हूँ, बाकी तो मैं मतलब वेल सेटल्ड हूँ, मेरे पास अच्छे-अच्छे जो आपने सीजीएल क्वालीफाई किया, आपने यूपीपीसीएस क्वालीफाई किया, आपने बैंक पीओ क्वालीफाई किया, मतलब कई सारे एग्ज़ाम आपने क्वालीफाई किए हैं। तो सर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप क्यों इतना मोटिवेटेड थे? और मुझ क्यों आपको यूपीएससी एग्ज़ाम ही करना था? देखो क्यों करना था, वो तो एक वही था कि मुझे किसी न किसी की, मतलब मेरे मन में ऐसा है कि किसी की मदद कर पाऊँ मैं जीवन में, ठीक है? अभी मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे भी कर पा रहा हूँ मदद, लेकिन वो इनडायरेक्टली हो रही है। किसी एक पोजीशन पे, ऐसी पोस्ट पे पहुँचूँ जहाँ डायरेक्टली किसी की सेवा कर सकूँ। तो एक तो ये रीज़न है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि सर मोटिवेट कैसे आप इतने रह पा रहे थे? हाँ, मोटिवेट कैसे रह पा रहा था? तो वही था कि जो बचपन में जो बातें थी कि ये करना है, वही था मोटिवेशन और कुछ ओके सर। सर अभी आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है। अब जनरली जो मुझे लगता है कि आपको आईपीएस मिल जाएगा आराम से, मिल जाएगा? लेट्स से। हाँ। तो सर अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपको थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए होंगे कि हाँ, अब आगे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है कि आगे भी कोई एग्ज़ाम देना है आपको? अभी मेरा पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम था, अच्छा। अभी है जो होने वाला है। लेकिन मैं ऑब्वियसली नहीं देने की सोच रहा अभी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही है कि अब, क्योंकि अब मेरे टाइम भी ख़त्म हो गए और अब इसके ऊपर अब क्या करना है, तो अब शायद ना दूँ मैं कोई एग्ज़ाम। तो मैं अब दूसरी तरह की पढ़ाई स्टार्ट करूँगा कि कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ पढ़ाई करूँ, और जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो करने की कोशिश करूँगा। जी। सर थोड़ा-सा आपकी बात प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे करते हैं आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर। सर आपका शुरुआती जो अटेम्प्ट रहा उसमें आप उससे प्रीलिम्स नहीं क्वालीफाई हो रहे थे। तो सर आपको क्या लगता है कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी, बेसिक मिस्टेक जिसकी वज़ह से आपका प्रीलिम्स रुक जा रहा था बार-बार? मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि जो मैं पीवाईक्यू थे, जी। उनको अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर रहा था। कि मैं हमेशा से एक बार, मुझे लगता था मैं एक बार शायद पीवाईक्यू देख लेता था, और वो भी आधे ही देखता था। मैं उनको बड़ा नज़रअंदाज सा करता था जी। कि अब ये क्वेश्चन दोबारा थोड़ी रिपीट होंगे। एक्चुअली क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन वो थीम्स जो होती हैं वो रिपीट होती हैं, और वो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है, अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको एक तरीका पता पड़ जाएगा कि यूपीएससी सवाल किस तरह से पूछता है। और फिर पेपर में आपको वो तरीका जब दोबारा दिखेगा जी। तो थोड़ा आसानी होती है। तो पीवाईक्यू इज़ अ मस्ट, तो जो मैं गलती कर रहा था। दूसरा, जो मैं मॉक टेस्ट देता था, उसको भी मैं अच्छे से एनालाइज़ नहीं करता था। मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हो गया, उसको छोड़ दिया, फिर दिया आया, फिर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, मॉक टेस्ट जो भी देना है, कितने भी दो, मतलब 15-20 दो, 10 दो, लेकिन जो भी दो, उसको फिर आके देखो कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हुए। जो भी क्वेश्चन गलत हुए या फिर जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, उनको मार्क करो कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ आपको फोकस नहीं करना है, बहुत एक्स्ट्रा कुछ कोचिंग वाले कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो बेसिक सवाल हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको वहाँ पे फोकस करना है कि भाई ये क्यों गलत हो रहा है, तो आपको दोबारा वो पढ़ो फिर जाके। जी। तो वो एग्ज़ाम में हेल्प करता है। तो ये 2 बातें हैं, और साथ में मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को उस जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ढालने की कोशिश करो, तो प्रीलिम्स हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स बड़ा ट्रिकी है। इस बार भी मेरे कई दोस्तों का मैं सुन रहा हूँ कि हाँ, प्रीलिम्स में बड़ा चक्कर पड़ रहा है। तो जबकि वो सिलेक्टेड हैं। अच्छा। तो मतलब प्रीलिम्स इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे मेरे साथ होता था, जैसे आपने बोला था ना कि मोटिवेशन क्या था रहा, मेरा हमेशा से ये था कि मैं रिटन में अच्छा था। जी। जब मैं कॉलेज में था, तब भी कॉलेज में तो आप जानते हो कैसे लिखते हैं आंसर, बिल्कुल बना-बना के, तो मैं बहुत अच्छे लिख लेता था। मुझे आता भी नहीं था, तब भी मैं आंसर लिख देता था पूरे-पूरे। जी। ऐसे ही तो मुझे हमेशा से पता था कि मेरा रिटन में अच्छा है, मैं कर लूँगा। ऐसे ही जैसे मैंने पीसीएस दिया, पहला मेंस था मेरा पीसीएस में भी, तो मेरा वो उसमें भी हुआ। तो मेंस में मुझे पता था, प्रीलिम्स ही फँस रहा था, तो मुझे प्रीलिम्स पे ही फ़ोकस करना था। मुझे पता था एक बार प्रीलिम्स हो गया तो मैं कर लूँगा। और अब अनफॉर्चुनेटली कहो, फॉर्चुनेटली कहो, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अगर मेरा 5th होता तो मैं फिर से करता इस बार ज़रूर, और कोशिश करता कि कुछ और अच्छे रैंक आ पाया। जी। सर आपने पहला प्रयास दिया यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरा दिया नहीं हुआ, तीसरा दिया नहीं हुआ, चौथा दिया नहीं हुआ, पाँचवाँ दिया नहीं हुआ। बट जब आपका 6वें प्रयास में प्रीलिम्स हुआ, तो आपका मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ और आपने 205 रैंक स्कोर कर लिया। तो सर मेंस के लिए क्या रणनीति थी आपकी? आप मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे? मेंस के लिए मुझे पता था, देखो क्या होता है मेंस में,
आपको जो आंसर लिखने हैं वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते लिखना है। ओके। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर क्या देख रहा है। आप कैसे पता पड़ेगा? जैसे आपने पिछले साल के टॉपर्स की कॉपी देखो, तो आपको पता पड़ेगा कि ये लोग कैसे लिख रहे थे, तभी उनको मार्क्स आए। वो उस तरह के लिख रहे थे तभी उनको मार्क्स आए। जी। तो आपको वही अपने में डालना है, आपको रिजेक्ट नहीं होना। कुछ लोग होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं कि नहीं मुझे पता है, ऑब्वियसली उनको पता होता है, नॉलेज सबको होती है, लेकिन मैं ऐसा ही आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन पूछा ऐसा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये पॉइंट लिख दूंगा, ये पॉइंट लिख दूंगा, भाई मेरा तो हो जाएगा। नहीं, पैटर्न चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको टॉपर्स की कॉपी देखो, पता करो कि वो लोग कैसे आंसर लिख रहे हैं। कुछ लोग नए नए तरीके के पॉइंट्स भी लिखेंगे तो उसको फ्लावर से बना देंगे, अच्छा। कभी कुछ बॉक्स बना देंगे, जी। मतलब लास्ट में कंक्लूजन में जाके कुछ कोट मार देंगे। फिर जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने भी किया था, कि अलग अलग टॉपिक जो होते हैं उनका एक इंट्रोडक्शन सोच के रखना पहले से, तो वो लिखना, ताकि वहाँ पे जाके आपको सोचना नहीं पड़े। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो एग्ज़ाम मेरा सारा कंप्लीट हुआ, सारे पेपर, लेकिन कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होता है। जी। लास्ट सेकंड तक वो एग्ज़ाम आप लिख रहे होते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और आपको मुझे लगता है बिल्कुल 2 मिनट भी मिलते हैं कि आप बैठ जाओ कि वहाँ पेपर हो गया मेरा, नहीं, आप लास्ट तक लिख रहे होते हैं। जब वो लेने आ रहा होगा तब भी आप लिख रहे होगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे। तो ये है, मतलब वो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको लिए तो एक तो ये हो गया कि आपको दूसरे टॉपर से सीखना है कि क्या कर रहे हैं वो लोग। सेकेंडली आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, लगातार लिखना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ पढ़ते थे, उन्हें बहुत नॉलेज थी, बहुत पढ़ रहे थे, उन्हें सब पता था, लेकिन वहाँ पे लिख नहीं पाए जाके। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, टाइम कम था, प्रेशर आ गया, पता पॉइंट सारे थे। तो अगर आप 20 क्वेश्चन है उसको 10 बहुत अच्छे से लिख के आओगे तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन 20 के 20 लिख के आओगे एवरेज, तभी आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो वहाँ मैटर आपको क्या करता है, आपको नॉलेज, आपको पीएचडी नहीं करनी है यूपीएससी में कि डॉक्टर ऑफ यूपीएससी, ठीक है? आपको वहाँ पे एग्जाम क्लियर करना है, आपको नंबर लेके आने हैं, तो उस तरह से पढ़ाई करो। तो ये मुझे लगता है मीन्स में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि बदलते ट्रेंड के साथ आपको अपनी आंसर राइटिंग का वे बदलना पड़ेगा। ओके सर। तो ये एक सर ये आपके 6वें प्रयास के अंदर आपका पहला इंटरव्यू भी था। तो सर इंटरव्यू के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए तो मैं बहुत घबराया हुआ था, देखो। अच्छा। हाँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि इंटरव्यू में, मेरे माइंड में ऐसा है कि 30 मिनट में कोई कैसे जज कर सकता है, और मुझे बस ऐसा लगता है कि 30 मिनट में जज कर रहे हैं तो गलत जज कर लिया तो क्या होगा। क्योंकि कई बच्चों के मैंने देखे हैं इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम भी आए हैं। इस बार काफ़ी एक्चुअली मार्क्स मिले हैं, एवरेज मार्क्स ज़्यादा हैं इंटरव्यू में, लेकिन कई बच्चों के मैंने 100 से कम मार्क्स भी देखे हैं। जी। तो उन लोगों की तो एक तरह से रिजेक्शन है कि उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं, आप चाहे कितने भी मेंस में मार्क्स ले आओ, हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो 30 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि वो बंदा जो मेंस में अच्छे मार्क्स ला रहा था, इंटरव्यू में बिल्कुल ज़ीरो हो गया। जी। तो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, और मैंने वही किया था, डेफ लिया मेरा। डेफ में एक एक वर्ड उठाया, उसका क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं मथुरा से बिलोंग कर रहा हूँ तो मथुरा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी होता है। ओके। मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ तो दिल्ली की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो भी हो सकता है। मैं चतुर्वेदी हूँ तो चतुर्वेदियों का क्या इतिहास रहा है, जी। कुछ भी, मतलब क्योंकि वो इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकते हैं। और पीएसआईआर ऑप्शन है तो पीएसआईआर। फिर मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि मैंने इतनी जॉब की है, जी। तो उसमें हर जॉब से इतने सारे सवाल। और जैसे बैंक में गया तो बैंक में फिर इकोनॉमी के सारे सवाल आ जाते हैं। आईएमडी में गया तो वहाँ फिजिक्स के सारे सवाल आ जाते हैं। तो मतलब मेरे लिए काफ़ी था, मैंने बड़ा, मतलब 2 महीने बड़ी पढ़ाई करी है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू। तो लेकिन इंटरव्यू काफ़ी वो था, रैंडम था, और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि आप जाओगे कि आपका अच्छा सत्यम है तो आपका, मतलब आप जो सोच के गए हो वो पूछेंगे, नहीं। वो लोग बिल्कुल ही अनयूजुअल सवाल पूछते हैं। अलग ही मुझसे पूछ रहे कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो, नॉन फिक्शन बुक नाम बताओ जो पढ़ी हो 2-4। तो जो मैं पढ़ के नहीं गया वो पूछ रहे थे, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे पूछ लेंगे कि नॉन फिक्शन कौन सी पढ़ी। जी। तो सवाल यही थे उनके। एक मैडम थी, वो पूछ रही थी मुझसे, वो आईआरएस थी, तो वो पूछ रही थी कि जैसे अभी उस टाइम बजट आया था, जिसमें 12 लाख वाली लिमिट कर दी थी इनकम टैक्स की। जी। तो पूछ रही थी कि इस बार तो मिडिल क्लास बड़ा खुश हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अभी यूपीएस आ गया है, एनपीएस आ गया है, इसमें कौन से मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मतलब बड़े प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे थे जो डे टू डे लाइफ में आपको काम आते हैं। तो मुझे इंटरव्यू में लगता है तैयारी की आप नहीं भी करके जाओगे ना तब भी वही होना है, और करके जाओगे तब भी वही होना है। सर लोग मॉक टेस्ट दे के जाते हैं, मॉक इंटरव्यू, सोचते हैं कि मैं मॉक इंटरव्यू इतना दे दूंगा, रियल इंटरव्यू में उतना हेल्प हो जाएगा। सर ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखो, हेल्प तो होती है, इतना हेल्प तो होता है कि एक एनवायरनमेंट में आपको बैठने की आदत हो जाती है कि भाई 5 लोग बैठे हैं तो आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं बस। बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कुछ हेल्प है, क्योंकि
मॉक इंटरव्यू वाले सदे सदाए सवाल पूछते हैं, वही सवाल पूछते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही अलग अजीब सवाल भी पूछते हैं, तो उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। मैंने देखे हैं कई जो बच्चे मॉक इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मेन इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और जो मॉक इंटरव्यू बहुत ख़राब कर रहे थे, उनके मेंस में 200 नंबर आए हैं। तो आप पता कर सकते हो उससे। तो मॉक इंटरव्यू अच्छा है, देना तो चाहिए, मैंने भी दिए थे। वो इससे आप इन्वायरमेंट एक फ्रेंडली हो जाते हो कि कैसा प्रेशर हैंडल कर सकते हो, तो अच्छी बात है। सर आपको सोसाइटी में तो शुरुआत से ही रिस्पेक्ट मिल रही होगी, आपने बैक टू बैक कई सारे एग्जाम्स निकाले, आपने पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो सर वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट तो मिल रहा होगा। बट जब आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, तो सर कुछ रिस्पेक्ट बढ़ा या फिर क्या सर, कैसा माहौल रहा? आ देखो, हाँ, ये अंतर तो होता है। देखो, मैंने कई एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया, तो लोगों ने हमेशा बोला कि बधाई बधाई, और मम्मी पापा को भी क्या रहे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि बाकी एग्जाम और बच्चे भी कर रहे होते हैं जी। जगह जगह चारों तरफ, तो लोग सुन रहे होते हैं, अरे उनके चाचा ने कर लिया, उनके ताऊ के लड़के ने कर लिया। लेकिन यूपीएससी चीज़ है जो वन इन मतलब काफ़ी रेयर होता है, तो लोग कर पाते हैं। तो इसलिए यूपीएससी का नाम सुन के जरूर, बिल्कुल मेरा कुछ एक्स्ट्रा तो मैंने देखा, लोगों के परिवर्तन देखा मैंने। बाकी तो रेस्पेक्ट का तो देखो ऐसा है कि रेस्पेक्ट तो पोस्ट से रिस्पेक्ट है अभी तो। अगर आप कुछ काम करोगे तो ये रिस्पेक्ट सस्टेन तभी रह पाएगी जब आप उस पोस्ट के हिसाब से अपने कुछ सच में कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। जी। सर आपने ओवरऑल 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के अंदर। सर ये लंबी जर्नी है, इतना आसान तो नहीं होता जितना हम बैठ के बात कर पा रहे हैं अभी। जी, ये लग रहा है कि आपने 6 यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बट आपने वो स्ट्रगल देखा है। आपने देखा कि जब हम फेलियर का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें किस तरीके से, मतलब किस दौरान, किस समय से गुजरना होता है। अब मैं तो नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के जज कर पाऊँ ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो सर आप उस ये मोमेंट के बारे में हमें बताएँ, जब आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, तो उस वक़्त आपको कैसा लगता था? और उस वक़्त आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखते थे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँगा और मैं इसको कर लूँगा? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। लास्ट टाइम जब 23 में मेरा नहीं हुआ था, जिस दिन रिजल्ट था इसी टाइम था, अभी जून में ही था, मैं मसूरी में था। ओके। और मैं मसूरी में घूम रहा था, जी। और जब रिजल्ट आया तब मैं मसूरी से वापस आ रहा था और स्कूटी चला के, तो मैं घूमने गया था दोस्तों के साथ, और तभी रिजल्ट आया। तब मैंने रिजल्ट देखा, और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तब रिजल्ट देखा, और मेरा देखा लिस्ट में नाम नहीं है। तो मुझे एकदम से बड़ा शौक लगा, और मतलब बुरा लगा। मैंने कि नाम क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा तो पेपर अच्छा हुआ था, ऑब्वियसली जीएस में अच्छे आए थे, वो सी सेट में रह गया। तो बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन फिर वही सोचा मैंने मन में, 2-4 दिन मुझे लगा कि मन में, क्योंकि मैंने कई बार देख रखी हैं सब चीज़ें, कि प्रीलिम्स भी पहले भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, तो आपको ये चीज़ें यूज्ड टू बना देते हैं। तो एक चीज़ मैंने देखी कि ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि नहीं, देखो मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, उससे मेरे जीएस में मार्क्स आए हैं इस बार। सीसेट में मेरा दिन अच्छा नहीं था, ओके। होना नहीं था मेरा, तो साफ था। कई बच्चों का नहीं हुआ होगा, ये मैंने मन में सोचा। मुझे दुख हुआ कि थोड़ा दुख तो चलो होना चाहिए, होना चाहिए, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। और उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अगली बार तो पक्का एक बार प्रीलिम्स हो जाए। उस बार मैं सोचा, उसी साल मैंने पिछले साल ही सोचा कि एक बार मेरा प्रीलिम्स हो जाए, फिर तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस बार जब मेरा प्रीलिम्स हुआ, तो फिर मैंने मेंस के लिए जान लगा दी, तो हो गया। जैसा भी रहा, मतलब क्योंकि मेंस के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मेरा फोकस फिल्म्स ही हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो मैंने 3 महीने में ही जितना मेंस की प्रिपरेशन की है उतनी की है, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। जी। आपको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे अभी जून चल रहा है, तो अभी से आप तैयारी करो अगले साल के लिए मीन्स की। तो बाकी तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक कहानी है, जी। पंकज त्रिपाठी है ना, एक्टर है, तो उनका एक रील देख रहा था मैं। वो अपने रील में कह रहे थे कि मेरा बचपन में सपना था मेरे पिताजी का, कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है। तो वो मुझे कहा, मेरा भी सपना था कि ट्रैक्टर खरीदना है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए। तो फिर आज, लेकिन आज मैं सब सोचता हूँ कि लेट वो ट्रैक्टर हमने खरीद लिया होता, हमारे पास ट्रैक्टर आ गया होता, तो अभी मैं क्या कर रहा होता, मैं किसानी कर रहा होता, ट्रैक्टर ही चला रहा होता। बिल्कुल। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मन का वो अच्छा ना हो तो और भी अच्छा, वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं ना, तो वही वाली बात। आपके ऊपर सर वो दशरथ माझी वाली लाइन भी शूट करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल। सर हमने कई सारे एस्पेक्ट पे बात किया, थोड़ा-सा हमसे आपके फैमिली बैकग्राउंड पे भी आना चाहेंगे। सर आपकी फैमिली को कैसा लगा जब आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई किया? उनके लिए कैसा मूवमेंट रहा रिजल्ट के दिन का? जब मेरा एग्ज़ाम सिलेक्शन हो गया, मैंने अपनी मम्मी को ही फ़ोन किया था। जी। तो मम्मी वो सुनते ही अच्छा हो गया, और फिर वो रोने लग गई। तो मम्मी तो होती हैं, और पापा इज़ लाइक कि हो गया, चलो छोड़ो, हाँ। मतलब मेरे से बात छोड़ के जाओ,
फिर पापा चले गए कहीं बाहर जी। और जाके फिर चारों तरफ मिठाइयाँ और ये सब, पापा ये सब करने लगे। मम्मी बेचारी बहुत इमोशनल हो गई। मेरा भाई बहुत खुश हो रहा था, भाई हर जगह की अरे हो गया हो गया। मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं और उन लोगों ने हमेशा ही हमें बोला कि नहीं पढ़ने से ही होगा, पढ़ने से ही होगा। और मेरा भाई अभी ISC बेंगलोर से PhD कर रहा है। तो वो ज़्यादा टैलेंटेड है मेरे से, लेकिन उसको यहाँ इसमें नहीं आना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना पसंद नहीं है। तो वो लोग बहुत खुश थे और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे। कुछ लोग थे जो हमेशा से मुझे कहते थे कि नहीं सत्यम तुम्हारा तो होगा, तुम्हारा तो होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, होता क्यों नहीं है। तो कुछ लोग होने चाहिए आसपास जो आपको आपको पे भरोसा करते हो। तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी मदद कुछ नहीं कर सकते कि वो आपको करंट अफेयर बता देंगे, ऐसा नहीं होगा। जी। लेकिन एक तरह का मोरल सपोर्ट मन में आपके रहता है कि नहीं चलो कोई नहीं, कोई तो भरोसा करता है। और आपके जब लो हो जाते हो कि नहीं मेरा नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो वही लोग आपको फिर सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार तुम कर लोगे, हो जाएगा यार। जैसे मेरे मम्मी पापा तो हमेशा से ऐसे थे कि यार नहीं होगा कोई बात नहीं, अभी इतनी बढ़िया जॉब है। अच्छा। वो तो जब फर्स्ट टाइम जब मेरी बैंक की जॉब लगी उससे ही संतुष्ट थे मेरे माँ बाप कि भाई हो गया बस, और क्या चाहिए। जी। बस अब क्या, क्यों एग्जाम दे रहे हो। मेरे मम्मी पापा तो कहते ही रहते हैं कि क्यों एग्जाम दे रहे हो, क्यों एग्जाम इसका देना उसका देना। तो संतुष्टि है। सर कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर देश में ये भी हम देखते हैं कि किसी के सर गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो लोग मतलब रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, हो गया बढ़िया, हाँ अब मतलब सेटल हैं पूरी तरीके से, अब आगे कुछ नहीं करना है। तो सर रिश्ते-विश्ते आते हैं कि नहीं आपके आते हैं? हाँ, रिश्ते तो जब मेरा पीसीएस में हुआ था जी। तब तो ये पता नहीं क्या घोटाला है। एक लिस्ट आउट हो गई कि उसमें नाम गोत्र पूरा मतलब पूरी जन्म कुंडली और वो लिस्ट आउट हो रखी थी। और उसमें ये भी था कि सिंगल है कि मैरिड है क्या नहीं। और मुझे इतने सैकड़ों फोन आए होंगे मुझे, मतलब मुझे उस महीने में मुझे 300-400 फोन आए होंगे। रोज 4 फोन आते थे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम ये जज हैं, हम ये SP हैं, हम ये हैं, हमारी लड़की है। और फिर मैं तो परेशान हो गया था। मैंने फ़ोन अननोन नंबर से उठाना बंद कर दिया था। मैं अपने पापा को ट्रांसफर कर देता था। मैं नहीं करता ये बात, पापा बात करेंगे। जी। तो पापा से मैं पहले ही बोल दे चुका था कि जो आए उसको मना कर देना, क्योंकि इस तरह के रिश्ते तो समझौते के रिश्ते होते हैं, मतलब बिल्कुल। तो मुझे सर अभी यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद अभी भी आते हैं। सर अब मतलब वो नंबर ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? हाँ, नंबर उतना ही है, उतना ही उतने हैं। बराबर? हाँ, उतना ही है, नंबर उतना ही है। जी। ये सब तो होता है। ओके सर। सर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कस किए हैं और थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि आप अपने समझ से बताएँ क्योंकि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है यूपीएससी एग्ज़ाम का। आपने काफ़ी समय इस पे खर्च किया है। तो सर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा हम सबको गाइड करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम करते हैं तो हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। मतलब एक सूटेबल स्ट्रेटजी तो काइंड यूपीएससी के लिए मैं यही बोलूँगा कि ये बहुत डूएबल एग्ज़ाम है, ठीक है? अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो, राइट पाथ पे चलते हैं तो, डिस्ट्रैक्शन नहीं लेते हैं तो। अ, सबसे पहली बात है जो टॉपर्स जो बता रहे हैं या आपके टीचर्स बता रहे हैं, एक जो सोर्स बता रहे हैं पढ़ने के लिए, वही पढ़िए आप। एक्स्ट्रा इधर-उधर मत जाइए। आजकल टेलीग्राम पे सैकड़ों चैनल हैं और वो सैकड़ों अपने-अपने कंपाइलेशन निकाल रहे हैं। तो आपको सब जगह नहीं भागना है, ठीक है? नहीं तो आप फँस जाओगे और वो लोग उनका काम ही यही है, उनको फँसाना ही है, ठीक है? आपको फँसना नहीं है। तो वो सब हटाओ। सिर्फ़ अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग का मटेरियल पढ़ो, नहीं तो एक मटेरियल पढ़ो, ठीक है? और सेकंड है कंसिस्टेंसी, कि आपने फिक्स किया कि मैं रोज़ 6 घंटे पढ़ूँगा, ठीक है? और लेट 1 दिन नहीं पढ़ पाए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यार 2 दिन में पढ़ नहीं पाया 6 घंटे से, अब तो क्या ही फ़ायदा पढ़ के, अब कुछ नहीं होना। ऐसा मत करो, लेट नहीं पढ़ पाए, तो अगले दिन फिर स्टार्ट करो, फिर से पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखो। कभी-कभी ब्रेक ज़रूरी है, ठीक है? तो ब्रेक लो, उसके बाद पढ़ो। जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन में मैं कभी भी स्ट्रेच में पढ़ा ही नहीं। मैं बीच-बीच में घूमने चले जाता था। जी। मैं दोस्तों के साथ दोस्तों के बर्थडे पे चले जाता था। ओके। कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, तो क्योंकि मुझे नहीं होता बैठ के बिल्कुल एक तरह से, और माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है? तो मैं अकेला रहता था यहाँ पे। तो मैं कब तक अकेला रह के सिर्फ पढ़ता और ये इसकी गारंटी नहीं कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। तो आपको अपना सोशल वेलबींग नहीं खराब करना है। तो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले आप फ़ोकस पढ़ाई करो एक ही डायरेक्शन में, कम रिसोर्सेज़ के साथ। सेकंडली कंसिस्टेंसी बना के रखो कि भाई रोज़ पढ़ो। अगर आप साल भर पढ़ोगे कंसिस्टेंटली तो हो जाएगा आपका, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और एक स्ट्रैटेजी बना के चलो पहले से, मॉक टेस्ट दो, जब समय आए जब मॉक टेस्ट दो, मेंस का आए तो मेंस के मॉक टेस्ट दो, आंसर राइटिंग करो। मुझे लगता है अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो ना साल भर,
तो आराम से आप डुएबल है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। जी। सर हम चाहेंगे कि आपने एक बार अपने एंड से बताएँ हमारे दर्शकों को कि आपने कौन-कौन सा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है शुरुआत से, एक फ्लो में? अ, मैंने आईबीपीएस पीओ किया था, तो आईबीपीएस पीओ के थ्रू एक तो ये जो मेन बैंक में होता है, इसका क्लर्क का भी किया था। आरआरबी पीओ भी किया था, उसका क्लर्क का भी किया था, ठीक है? उसके बाद एक लखनऊ मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ था एक बार, तो उसमें तो मेरी रैंक 1 आई थी फिर। मुझे पता ही नहीं था, मैं ग्रुप में गया, उसका कोई ग्रुप बना था, तो सब लोग नंबर बता रहे थे, जी। तो मैंने अपने नंबर बताए, तो सब लोग कह रहे, "अरे! इतने नंबर तो किसी के है ही नहीं।" अरे! मैंने कहा, "क्या बात कर रहे हो?" फिर एक लिस्ट निकली, उसमें मेरा नाम फर्स्ट था। तो मैंने कहा, "अरे!" मैंने कभी उसको फिर जॉइन नहीं किया। ठीक है, और इसके बाद मैंने आईएमडी का किया था एग्ज़ाम क्लियर, ये सीजीएल किया मैंने। इसके बाद पीसीएस किया। मैंने अभी 23 मई आईसीआर का एग्ज़ाम होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, वो 54 सौ थी, लेकिन मैंने जॉइन नहीं किया, उसकी पोस्टिंग दे रहे थे कहीं दूर, जी। तो मैंने कि यही जॉब बढ़िया है। एक आरबीआई असिस्टेंट का हुआ था एग्ज़ाम, ओके। तो वो भी मैंने किया था। और क्या बताऊँ, 2-3 और एग्ज़ाम मुझे ध्यान नहीं आ भूल गए। इतनी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने को भूल गए? यूपी का कोई जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था बहुत पहले, वो भी किया था। जी। हाँ, तो मैंने कभी मतलब करके फिर जॉइन नहीं किया। ऐसा नहीं है मैं सीट खराब कर रहा था, मेरा मन था कि मैं जॉइन करूँगा, लेकिन उसी बीच कुछ और हो जाता था, जी। तो मैं उधर लग जाता था, तो ऐसा होता था मेरे साथ। सर यूपीएससी तो बताया नहीं आपने? यूपीएससी क्या है? जी। हाँ जी। मेन तो यही है जो स्लो होंगे मोटिवेट होंगे। हाँ, ये तो बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आप थोड़ा-सा गाइडेंस दे दें कि मतलब जो बाकी एग्ज़ाम्स दे आपने क्वालीफ़ाई किए हैं, सर उसके लिए बेसिक मतलब क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? बेसिक सारे एग्ज़ाम के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है, पीवाईक्यू। ओके। आप पिछले सवाल देखो कि पिछले सवाल किस तरह के आ रहे हैं और उस डायरेक्शन में पढ़ो। इस डायरेक्शन इधर-उधर मत भागो, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये पीसीएस एग्ज़ाम कराता है आरओ-एआरओ का। हर साल एग्ज़ाम कराता है, हर 2 साल में एग्ज़ाम कराता है। तो इतने सारे यूट्यूब पे चैनल बन गए हैं, तो और सब अपने-अपने कि ये करंट अफ़ेयर, ये करंट अफ़ेयर, ये करो, ये करो। आप पिछले पेपर देखो कि पीछे सवाल कैसे पूछ रहा है भाई, और पीसीएस का कोई और पेपर हो रहा है, तो वो पेपर देखो कि अलर्ट चेंज करेगा कुछ पैटर्न, तो उसमें करेगा। यूट्यूबर थोड़ी बताएँगे कि चेंज कैसे होगा। जी। तो आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करो, हर एग्ज़ाम का पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू के अराउंड जो-जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो, ठीक है? और जो नहीं आ रहे उनको बार-बार पढ़ो। बस यही 2 चीज़ें हैं हर एग्ज़ाम के लिए, ये बेसिक है हर एग्ज़ाम का। जी, ये लगता है। सर सत्यम चतुर्वेदी जी अभी बहुत हँसमुख इंसान हैं। क्या यूपीएससी एग्ज़ाम अब उन्होंने क्वालीफ़ाई कर लिया है, तो सर्विसेज़ में आने के बाद उनकी ये पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी? नहीं, नहीं, मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। वो जैसे को तैसा वाला हूँ मैं थोड़ा-सा, कि मेरे साथ जिसका जैसा व्यवहार रहता है, मैं वैसा व्यवहार करता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर अभी आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लिया है। अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? मतलब आप सर्विसेज़ में आने के बाद किस तरीके से देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? आपने कुछ सोच के रखा होगा? हाँ, मेरा बस यही है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आस-पास करप्शन का माहौल ना हो। ओके। जहाँ भी मैं जाऊँ काम चोरी ना हो। जी। थोड़ा-सा मतलब जो काम कर रहे हैं वो अपने टाइम से काम करें। किसी को ओवरबर्डन नहीं करना, किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो करें। साथ में एक एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है? जैसे पब्लिक दिल्ली में कभी कोई है, तो एम्पैथी आप हमेशा रखो, क्योंकि जो आदमी होता है वो परेशान होता है। मतलब हम भी अगर किसी काम के लिए किसी सरकारी ऑफ़िस में जाते हैं, तो हम भी परेशान होते हैं, और जब सामने वाले का एटीट्यूड ऐसा होता है, तो बड़ा गुस्सा आता है, खीज आती है कि क्या है हम लोग? मतलब कि कुछ नहीं कर पा रहे, क्या है? तो आप एम्पैथी रखोगे तो वो आदमी का सिस्टम में भरोसा भी बढ़ता है, आपको दुआएँ देगा। नहीं तो, क्योंकि दुआओं का बहुत असर होता है, तो वो आपको बददुआएँ दे, इससे अच्छा दुआएँ लो, ठीक है? अपना काम करो तो कोई क्यों कुछ बोलेगा आपको? तो मेरा बस यही रहेगा कोशिश। सर एक क्वेश्चन और, सर यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के बाद आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो किस तरीके से चेंज होता है? आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है अपने फ्रेंड सर्कल में? देखो, फ्रेंड सर्किल अगर एग्ज़ाम से चेंज हो रहा है, फिर तो फ्रेंड्स गड़बड़ थे, या फिर आप में गड़बड़ है या फ्रेंड्स में गड़बड़ थे। तो जो बंदे, जो लड़के आपके पहले दोस्त थे, जब आप कुछ नहीं थे, ठीक है? जी। असली में वही दोस्त होते हैं, ठीक है? उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको धीरे-धीरे पता पड़ता रहता है कि कौन बंदा है जो आपके साथ है। लेकिन जो दोस्त एग्ज़ाम के बाद बन रहे हैं, इस मोटिवेशन से कि आप तो अब सिलेक्ट हो गए इसलिए बन रहे हैं। जैसे कलीग हो गए, कलीग की बात अलग है, कलीग्स हैं। जी। लेकिन कोई नया बंदा आके बहुत टाइम से बात नहीं किया और एकदम से आके आपको मैसेज कर रहा है, तो आप समझ, इतना तो आप में समझ होनी चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। सर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, आपकी लाइफ़ से रिलेटेड आपकी स्ट्रेटजी भी हमने जाना, आपका एक्सपीरियंस भी जाना।
हम चाहेंगे कि अगर हमसे कुछ मिस हो रहा है और आपको लगता है कि ये एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में अगर वो जान जाएँगे, तो थोड़ा-सा उनके लिए आसान हो जाएगा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना। तो सर आप अपनी गाइडेंस दे दें। मेरा बस यही है कि जैसे आप अगर किसी के वीडियोस देख रहे हो टॉपर्स के, तो सबके वीडियोस देखो और अपनी अलग एक स्ट्रेटजी बनाओ। सबसे एक 10% यहाँ से ले लिया, 10% यहाँ से ले लिया, जो आपको सूट कर रहा हो। और किसी भी एक बंदे को फॉलो मत करो, ठीक है? ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, जी। ठीक है? और एक मतलब अपने को फॉलो करो, जो आपको ठीक लग रहा है, ठीक है? और फिर आप कर दोगे, बस इतना ही है। सर आपको शेरो-शायरी का कुछ शौक हो तो एक शेर सुना दें। आप सुना दो। मुझे नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। आपको कोई शेर आता तो? नहीं सर, मैं एक सुना देता हूँ आपके ऊपर, एक थोड़ा-सा सूट कर रहा है। एक शेर है कि पाँव दलदल में हो लेकिन जमाए रखो, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखो। कौन कहता है कि चलने में पानी टिक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो। बिल्कुल, सर बिल्कुल। ये शायरी, सर आप ये नहीं कि आपका पाँव दलदल में है, आप मतलब दिल से चलते हैं, बट ये आपके ऊपर सूटेबल इसलिए होता है क्योंकि सर आपने अपने हौसले को बना के रखा। जी, बिल आपने लगातार 6 अटेम्प्ट दिए हैं और आप जब तक क्वालीफाई नहीं तब तक आप एग्ज़ाम देते रहे और अपने आप को मोटिवेट रखिए। सबसे बड़ी बात सर यही है। और लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा, वो नहीं आता एस्पिरेंट में जो वो कुंवर नारायण की पोएम सुनाते हैं ना कि लास्ट में जब आप जीत जाते हो तब आपको पता पड़ता है कि रास्ते में और जीत जाने में कोई अंतर नहीं होता। तो वो मुझे पता पड़ा है और सबको ही पता पड़ता है कि जब आप प्रोसेस में होते हो ना, तो आपको जो फील हो रहा और एक बार आप सिलेक्ट हो गए, वो सिलेक्ट होने की फीलिंग जो 2-4 दिन रहेगी, उसके बाद वही फीलिंग वापस आ जाएगी जो आप प्रोसेस में थे। तो जो प्रोसेस वाली फीलिंग है ना, तो उसको एंजॉय करो, ठीक है? तो वो फल देगी। सर आपका दोबारा से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हम सबको इतना अच्छे से गाइड किया। सबसे अच्छा सर मुझे जो लगा, सर आप एकदम हँस-हँस के बता रहे हैं, इससे आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं हुआ यूपीएससी एग्ज़ाम का, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप मतलब अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आपने उस तरीके से चेंज किया है। तो दोस्तों हमने कोशिश किया कि हम सर के साथ बातचीत करके, सर का जो भी अनुभव रहा यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सर की जो स्ट्रेटजी रही है, सर का जो भी जर्नी रहा है, वो आप सब तक पहुँचे और आप सब इससे कहीं न कहीं कुछ सीख पाएँ। बाकी हमने कोशिश पूरा किया है। अगर फिर भी हमसे कुछ मिस हो रहा है और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाऊँ या फिर सर दे पाएँ। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको सर के साथ जुड़ना है, तो सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है, सर के साथ जुड़ने का जो भी माध्यम है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके सर के साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपको किसी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।